बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं महविश मुमताज बेग। चंद अहम टॉप स्टोरीज के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने आज से 5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये बड़ी एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कई पॉइंट्स को हाईलाइट किया, सूबाई गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लिया और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही कि सारी सूबाई हुकूमत करप्ट और चोर है। तो हफीज साहब से ही सवाल कर लेते हैं। हफीज साहब, अगर तो ये पूरी सूबाई हुकूमत इस वक्त करप्ट है, चोर है, तो यकीनन इनके करप्शन की दास्तानें भी आपके पास होंगी, सबूत के साथ मौजूद होंगे। तो फिर प्रेस टॉक में बैठते वक्त जब आपने इन तमाम चीजों का जिक्र किया तो उसके बाद एक कानूनी कार्रवाई करने का भी आपका हक बनता था। नैब एक अदारा है, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद है और इस डिपार्टमेंट को बड़े इख्तियारात इस वक्त दिए हुए हैं। और आप भी बतौर वजीर आला आपने भी देखा होगा कि ये डिपार्टमेंट कितना मजबूत रहा है। तो फिर ये जो करप्शन के इल्जामात या करप्शन की जो बात आप कह रहे हैं, क्या नैब में भी आपने कोशिश की कि ये तमाम चीजें वहां पर भी जमा करवाई जाए और जिन्होंने करप्शन की है इस सूबाई हुकूमत में जो जो नुमाइंदे मौजूद हैं तो उनके ऊपर जो है वो लीगली एक्शन भी होना चाहिए, या फिर जस्ट ये जबानी कलामी ही रहेगा और ये एक सियासी ब्लेम गेम ही रहेगा? ये सवाल आपके लिए। और अगर तो ये सूबाई कैबिनेट में आपको चोर नजर आ रहे हैं, करप्शन का बाजार गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपके अपनी जमात के लोग भी इसमें मौजूद हैं, मिनिस्ट्री आप लोगों के पास इस वक्त मौजूद है, तो सबसे पहले तो अपनी वजारतें निकलवा लें यहाँ से। 2-3 तो आप लोगों के भी मोस्ट सीनियर इस वक्त लीडरान बैठे हुए हैं असेंबली में, तो उनको पहले इस्तीफा दिलवा दें और बताएं, साबित करें कि भाई ये तो असेंबली में इस वक्त जो है ये करप्शन के हवाले से नुमाइंदे मशहूर हो रहे हैं और ये पूरी सूबाई हुकूमत इस वक्त चोर है। तो ये तो ये जो टाइटल है वो आप लोगों को अपने कंधों से तो इसको झाड़ देना चाहिए ना एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर नाज़रीन हमने ये भी देखा कि जो हमारे इस वक्त सियासी तौर पर नुमाइंदे अवामी नुमाइंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने बिहेवियर से बहुत कुछ साबित कर रहे हैं। यहाँ पर चूंकि मैं नून लीग का जिक्र कर रही थी तो मुझे याद ही आ रहा है कि यासिर ताबान साहब का भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी किया और उनके ऊपर एक FIR भी दर्ज करवाई गई जो कि तहसीलदार और पटवारियों के हवाले से उन्होंने कहा कि मिसबिहेव किया यासिर ताबान साहब ने हमारे ऑफिस आकर, और एक जमीन के इंतकाल के हवाले से एक इशू था, मैटर था और वो इनलीगल था टोटली। जो सेलर था, जो परचेजर था, उसका कहीं से कोई इल्म नहीं था, ना यासिर ताबान साहब उनको हमारे ऑफिस की तरफ ला पा रहे थे। बस वो अपने पावर की बिहाफ पर कि वो CM के स्पेशल कोऑर्डिनेटर हैं, सेकेंडली वो एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त और नून लीग की जमात से वाबस्तगी है, वर्कर है उनके, तो वो ढोस उनके ऊपर जमा रहे थे। ये कहना है इस वक्त तहसीलदार का, चूंकि मेरी इस इशू के ऊपर, इस मैटर के ऊपर सबसे बात हुई है और बड़े डिटेल में मैंने इसकी इंक्वायरी जिस तरह से हुई है उसको देखा है। खैर अब ये लीगली जाएगा, डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करेगी, क्या सच था क्या झूठ था वो तो बाद में मंजर आम पर आ ही जाएगा। लेकिन यासिर ताबान साहब से जब बात हो रही थी तो उनकी कौल फैल में तजाद मुझे नजर आया और लग यही रहा था कि इंप्रेशन जमाने की कोशिश हो रही है कि भाई हम इस वक्त कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, हम ही कार्य सरकार हैं एक तरह से, तो हमें प्रॉपरली ऑथराइज है और हमारे बेशतर डिपार्टमेंट्स के ऊपर नाज़रीन एक पॉलिटिकल प्रेशर रहता है और हमेशा रहता है। ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी एक प्रेशर होता है जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडरान की पहली कोशिश यही होती है कि हम उनको ऑर्डर दें और वो हमारी बात मान लें। तो ये यासिर ताबान साहब ने भी इसी बात का सबूत दिया है कि जो हम कहें, जिस तरह से भी कहें, वो काम होना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लेकिन हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सहाफी मौजूद नहीं थे शायद, जो कि चंद अच्छे सवालात ही कर लेते, आया यही पूछ लेते कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उस साइल को तो ले आते जिसका मसला था और ये इंतकाल क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इस सवाल से कम वो साहिल बेचारा जिसकी बात है और जिसका इशू है, जिसको आपने चाइना जाने से पहले भी डिस्कस किया, आपने इसको DC को डिस्कस किया, आपने AC को किया, कमिश्नर किया, आपने जहन में ये सारी बातें उनके जो है ना नोटिस में आपने बातें डाली थी, तो क्या आप उस सेलर को जिसने बेचना था या जिसका इंतकाल का मसला था उसको मंजर आम पे आप क्यों नहीं ला पाए? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमारे इस वक्त सियासी लीडरान को देखना चाहिए अगर तो लीडर इन्होंने बनना है। यहाँ पर हफीज साहब से या नून लीग से इसलिए मैंने ताबान साहब को जरा जोड़ दिया कि इनका ताल्लुक तो मुस्लिम लीग नून से ही है, नून लीग के वर्कर तो हैं, जयाले तो हैं इस वक्त, अगर चाहिए इस वक्त गुलबर साहब के साथ हैं, CM के स्पेशल कोऑर्डिनेटर हैं, तो किसी तरह से इनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है कि इनका ताल्लुक या इनकी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से नहीं है।
और साथ ही नाज़रीन थोड़ा सा अगर आगे चलें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हफीजुर रहमान साहब ने किया, इसकी जवाबी वार में फैजुल्ला फराग साहब ने भी इसका जवाबी वार दिया है कि हफीजुर रहमान साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। साइंटिफिक करप्शन का बानी साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान साहब ही हैं। ये स्टेटमेंट तो खैर फैजुल्ला फराग साहब ने दिया, लेकिन वो भी ये भूल जाते हैं कि अगर तो करप्शन का बानी हफीजुर रहमान साहब हैं और उनके दौरे हुकूमत में करप्शन का बाजार गर्म रहा, तो फराग साहब तर्जुमानी भी तो आपने ही की थी उस वक्त, आप भी तो उस मुकम्मल कैबिनेट का हिस्सा थे, आप उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो आप लोग ही थे। आप लोगों ने डिफेंड किया, आप लोगों ने तमाम प्रोजेक्ट्स में उनकी कामयाबी गिनवा दी, आप लोगों ने बता दिया कि आवाम का हकीकी नुमाइंदा अगर कोई है तो हाफिज हफीजुर रहमान है। और फिर अगले आने वाले जितने भी इलेक्शंस होंगे उसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट अचीव करना है वो हफीजुर रहमान साहब को ही करना है, क्योंकि वो एक लीडर है, अवामी लीडर है। तो तब आपके ये जुमले थे, तब आपके ये बयानात थे, तब आप ये इस तरह से हफीज साहब को डिफेंड करते थे। और आज आप कह रहे हैं कि साइंटिफिक करप्शन का बानी साबिक वजीर आला खुद हैं, तो फिर इसमें तो हिस्सा आपका भी हुआ। साइंटिफिकली अगर उन्होंने करप्शन किए हैं तो टीम तो आप ही थे ना, आप शामिल थे उसमें। तमाम तरीक़ेकार से अगर आप वाकिफ हैं तो फिर आप भी बराबर के शरीक हुए इसी साइंटिफिक करप्शन की जद में। फिर आप भी आ जाते हैं, आप भी अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं और आप भी अवाम के साथ मुनाफिकत इस वक्त कर रहे हैं। आया तो तब आपका जुमला या तब आपके स्टेटमेंट्स दुरुस्त हैं, या फिर आज आपके स्टेटमेंट्स और आज आपके बयानात दुरुस्त हैं? तो फैसला कर लीजिए कि क्या वाकई साइंटिफिक करप्शन का बानी हफीजुर रहमान साहब हैं। अगर हैं तो प्रॉपर के शरीक फिर आप भी होंगे और तमाम उस वक्त की कैबिनेट भी होगी। अगर नहीं है तो फिर आप भी जो है ना वो अपने कंधे झाड़ के आप बाहर निकल सकते हैं फिर इसमें से। तो ये कंफ्यूजन तो पहले आपको क्लियर करना चाहिए। और अब नाज़रीन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के बाद जो कि हफीजुर रहमान साहब ने किया, फिर उसके बाद फैजुल्ला फराग साहब ने जवाब दिया और इसी दौड़ में सादिया दानिश साहिबा पीछे रहे, ये कैसे मुमकिन है? सादिया दानिश साहिबा जो कि 15 से 20 साल असेंबली में किसी ना किसी तरह से मौजूद ही रही हैं और पतली गली से निकल जाती हैं, अवाम के किसी इश्यूज के ऊपर उनको बोलते हुए नहीं देखा। अवाम के किसी भी इशू पे कोई भी अगर इज्तिमा हो रहा है, किसी किस्म का जलसा हो रहा है, अवाम एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हो, तो उसमें उनकी नुमाइंदगी नजर नहीं आती है। असेंबली फ्लोर के ऊपर अपोजिशन को ललकार के अवाम के हकूक के अलमबरदार बनते नजर नहीं आया। कहीं नजर आई हैं तो फिर एक ही वीक में 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने कर दिया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का मतन क्या था, उसका जवाब या पर्पस क्या था? वो ये था कि गौरी प्रोजेक्ट के ठेके के ऊपर उन्होंने बात करनी थी। हो गई उन लोगों के साथ ज्यादती। अब ये प्रोजेक्ट का जो ठेका था, इस प्रोजेक्ट का जो ठेका था जिसके पास था, पीपल्स पार्टी के एक बड़े ही उनके काबिल एहतराम भाई हैं जिनका उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज इट इज जिक्र किया और हफीज साहब ने बीच में आड़े डाले। हफीज साहब को जो है वो अपने ही अवाम के साथ भी वो गद्दारी करते हैं, अपने इलाके के साथ भी वो गद्दारी करते हैं। MRI मशीन का भी उन्होंने जिक्र किया, दीगर जो काम का ढिंडोरा पीटते हैं हफीज साहब, उसका भी उन्होंने जिक्र कर दिया सादिया दानिश साहिबा ने। लेकिन सादिया दानिश साहिबा ये बात भूल जाती हैं कि हफीज साहब इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। सादिया दानिश साहिबा को दारेल और दयामर साइड पे जरा वोट लेने के लिए भेज देना, जो भेजा फिर कैसे वोट अवाम ने किस तरह से दिया, कैसे उनको बैठना पड़ा, उन्हीं को पता है और उनके अवाम को भी अच्छे से पता है। तो सादिया दानिश साहिबा जब आपको सीट्स जो है या रिजर्व सीट्स की मद में या मिनिस्ट्री अगर आपको सिंपैथी बेस पे दी जाती है और दी गई थी, और अगर ऐसा कोई प्रोसेस है और इलेक्टेड नुमाइंदा आप नहीं है, फिर किसी इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर और जो कि आपके ही इलाके का साबिक वजीर आला रहा हो, आप उनकी कैपेबिलिटीज और उनके इसके ऊपर ये तमाम खैर जो इक्वालिटी की मैं बात कर रही हूँ उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्टली हमला किया। नाज़रीन यहाँ पर एक इलेक्टेड को कहें तो भी बात समझ आती है, यहाँ नुमाइंदों की बात कर रही हूँ। एक इलेक्टेड नुमाइंदा दूसरे इलेक्टेड नुमाइंदे को तनकीद का निशाना बनाए तो बात समझ आती है, लेकिन यहाँ पर एक सिलेक्टेड नुमाइंदा एक इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर जब उंगली उठाए तो फिर हंसी आती है, और वो भी अपने जाती जो काम है या मफाद है उसके लिए वो आवाज बुलंद कर रही है। अगर आवाज बुलंद करना ही था तो सादिया दानिश साहिबा आज भी पानी का मसला है, कुलदास गिलगित के अवाम सड़कों पर आ रही है, खवातीन आ रही हैं कि उनको पानी नहीं मिल पा रहा, वो दरिया के किनारे जा जाके उनको घरेलू काम करने पड़ते हैं। आप क्यों खामोश हैं? असेंबली फ्लोर पे क्यों नहीं आप बोलती हैं? आप खातून हैं, खातून की नुमाइंदगी करें। बिजली का मसला है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान का जो निजाम है वो दरहम बरहम हुआ हुआ है। शहर जो है वो 8-8, 12-12 घंटे
अंधेरे में डूबा होता है। 23-24 घंटे तो वैसे बिजली नहीं आती, मैंने यहाँ पे कवर अप करने के लिए 8 से 10 घंटे बता दिए। इस मौसम में भी बिजली का ना होना, आपकी सेहत इस वक्त अरूज पा रही है, लेकिन आप लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपके ठेके किसी और को चले गए, उस ठेके में कमीशन किसी और को चला गया, आप लोगों की तरफ से रह गया। ये अवाम की नुमाइंदगी है सादिया दानिश साहिबा। और जब भी सादिया दानिश साहिबा को कुछ बोलने के लिए कहा जाता है नाज़रीन, उनका बिस्मिल्लाह और उनका जो आखिर में वसलाम होता है, एक ही बात पे होता है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। चलें जी सादिया साहिबा, हमने ये बात मान भी लिया, भुट्टो जिंदा है और भुट्टो के नाम पे ही आप लोगों को वोट मिलता है आज तक। लेकिन अब अवाम बाशऊर हो चुकी है। अब अवाम को समझ लगती है कि अगर भुट्टो जिंदा है तो भुट्टो का नवासा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है काम, कैसे अवाम के हकूक के अलमबरदार वो बने हुए हैं, सिर्फ जबानी तौर पर या फिर प्रैक्टिकली भी कुछ हो रहा है। और यही बातें फिर आप लोगों के ऊपर भी लागू होते हैं। अब यूथ बड़ी एक्टिव हो गई है, तो जब आप लोगों ने इलेक्शन में जाना है तो सिर्फ भुट्टो जिंदा होने से बात नहीं बनेगी। अब आप लोगों की कारकर्दगी के ऊपर भी सवालात उठाए जाएंगे। अगर आपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हफीज साहब के ऊपर जो आपने जितनी उनका एक नक्शा खींच दिया कि ये सारे काम, तो यहाँ पर एतराज तो फिर जमील साहब ने भी किया था, और स्पेशली जमील साहब ने तो इस बजट के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि इसमें जो तरक्याती काम है उसमें जो रुकावट बनी है उसके लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों बराबर के शरीक हैं। तब आपने क्यों कुछ बोला? तब ये तरक्याती कामों के लिए फंड उस तरह से या बजट में पैसे ना रखना, ये भी क्या हफीज सरकार की या फिर उनकी कैबिनेट की उस वक्त की कोई प्लानिंग, कोई साजिश है जो अभी तक चलती आ रही है? और जमील साहब ने जब इस बात को क्लेरिफाई कर दिया तो क्या उन्होंने अपनी ही जमात के साथ गद्दारी नहीं किया? फिर शहजाद आगा साहब वो बड़े गुट हैं, असेंबली फ्लोर पे आप सब लोग शामिल थे, उनकी तो बाकायदा वीडियो सामने आई है। जहां उनको बोलना चाहिए वहां वो बोलते नहीं है, जहां उनको नहीं बोलना चाहिए वहां वो गलत जाके बोल आते हैं, अपनी जमात के खिलाफ हो जाके वो खड़े हो जाते हैं। तो सादिया दानिश साहिबा, ये पॉइंट स्कोरिंग का सारा मामला है, अवाम को समझ आती है। ये तमाम चीजें अब अवाम संजीदगी के साथ देख रही है, अवाम को समझ आती है। जमील साहब ने भी जहां जहां पॉइंट रेस किए, उनकी काबिलियत है। उन्होंने कहा मैं अपनी अगर जमात के खिलाफ बोलना पड़ा तो भी बोलूंगा, यहाँ से उनकी लीडरशिप समझ आती है अब अवाम को। शहजाद आगा साहब की बात करें तो एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी तरफ उनकी मुनाफिकत खत्म नहीं होती है। असेंबली फ्लोर पे जहां उनको बोलना चाहिए, जहां अभी सरकारी मुलाजमीन का मसला था, जहां पर ये टीचर्स जो सरापा एहतजाज थे, कितने दिन लगे रहे, कहते हैं कि भाई करना है तो करो, नहीं तो फिर जाओ भाड़ में वाली इन्होंने कोई जुमला इस्तेमाल किया। तो ये जब बातें आती हैं जमात के ऊपर और जब इंडिविजुअली अगर आ जाते हैं कि कोई लीडरशिप के ऊपर जब टारगेट करना होता है तो बड़ी चीजें खुल जाती हैं इस वक्त। बाकी सियासी जमातों के ऊपर तनकीद करना हर सियासी जमात इस वक्त अपना हक समझती है। एक और भी पीपल्स पार्टी से ही नाज़रीन इस वक्त एक खातून है, अब वो पंजा आजमाई के लिए मैदान में आ गई है। रोंदू से उनका ताल्लुक है, इलेक्शन उन्होंने लड़ना है और उन्होंने इलेक्शन जीत जाना है। रहती वो इस्लामाबाद में है। खैर स्कर्दू के नुमाइंदे स्कर्दू में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये खातून का दावा है कि वो रोंदू में मिलेंगी। हुंजा के लीडरान इस वक्त हुंजा में नहीं है। मैं अगर हुंजा के प्रिंस की बात करूं, रानी हुंजा की बात करूं, तो ये वहां के अवाम इस वक्त कहते हैं कि हुंजा में नहीं दिखाई देते। कर्नल उबैद साहब हैं, हुंजा में नहीं दिखाई देते। दिलशाद बानो साहिबा है जिन्होंने पैसे खा के जिस तरह से वो बैठी हुई असेंबली में, एक अलग कहानी है, एक अलग डिबेट है, वो इस वक्त हुंजा में नहीं मिलती है। गिलगित में ये लोग होते हैं, ढेरे इनके गिलगित में है, लेकिन ये खातून जिनका ताल्लुक है इस वक्त रोंदू से, ये इलेक्शन के बाद भी आपको रोंदू में नजर आएंगी। तो ये नाज़रीन इलेक्शन कैंपेनिंग से पहले वादे और ऐलानात सुने। अच्छा, इनकी मज़ाक़ खैर जो गुफ्तगू में सुन रही थी उसमें ये फरमाती हैं कि मैं तहरीक इंसाफ की जमात को जमात ही तस्लीम नहीं करती। आज आपको अपनी ही जमात ने मौका दिया कि चलें आप इलेक्शन कंटेस्ट कर लें। ये तो बिल्कुल वही बात होगी नाज़रीन कि ये खातून इस बात से भी इनकारी हो जाएं कि मैं वजीर हसन को नहीं मानती, डॉक्टर शरीफ को नहीं मानती, कैप्टन सिकंदर को नहीं मानती, राजा नासिर को कुछ नहीं मानती, अलामा मुश्ताक साहब हकीमी साहब हैं जो कि रोंदू से जिनका ताल्लुक है। ये खैर ये सारे मैं नाज़रीन ये पॉलिटिकल लीडरान की बात कर रही हूँ जिनका ताल्लुक रोंदू से। अगर आज ये मोहतरमा खड़ी होकर बोले कि मैं तहरीक इंसाफ की जमात को कुछ नहीं मानती, इसका मतलब ये अपने ही जो कंपेटिटर्स हैं इनको भी कुछ नहीं मानती हैं। इमरान खान कोई माने इस वक्त या ना माने, यहाँ पर नेशनली और इंटरनेशनली रैंकिंग में लीडर की फहरिस्त में पहले नंबर पे आए हुए हैं।
सबको पता है। और उनकी जमात पाकिस्तान की जो सियासी जमातों में से सबसे अहम और सबसे बड़ी जमात है, जो कि आवाम के वोट बैंक के हवाले से बड़ी मजबूत इस वक्त है। और ये मोहतरमा गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्कर्दू में रोंदों में बैठ के कहती है, मैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मैं कुछ नहीं मानती। बस बात खत्म नाज़रीन। फिर पीपल्स पार्टी थोड़ी सी अपने जो कैंडिडेट इस वक्त वो लाने की तैयारियों में है। पीपल्स पार्टी से गुजारिश है उनके क़यादत से जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है, जरा इन कैंडिडेट्स के ऊपर काम तो करें। ये जो इमेच्योरिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं, सियासत एक बड़ी अजीब चीज है, एक बहुत बड़ी बला है, साथ में इबादत है अगर इबादत समझ के किया जाए। लेकिन आप अपना कद ऊंचा करने के लिए आप बोलते हो कि मैं इमरान खान को कुछ नहीं मानती, उनकी जमात तो मेरे नजदीक जमात ही नहीं है। उन्हीं की जमात ने इस वक्त पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों के नाक में दम करके रखा है। स्पेशली जरदारी साहब की बात करें तो जरदारी साहब सर पकड़ के क्यों बैठे थे, क्या मामलात हुए थे, खैर ये एक नया चैप्टर खुल जाएगा, मुझे फिर सिरे से बात करनी पड़ेगी। और ये खातून कहती है तहरीक इंसाफ की जमात कुछ नहीं है। इस तरह से अगर आप अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो आया आपने राजा नासिर साहब को भी पीछे छोड़ दिया, आपने वजीर हसन साहब को भी पीछे छोड़ दिया, आपने डॉक्टर शरीफ साहब को भी पीछे छोड़ दिया, यहाँ पर कैप्टन सिकंदर साहब तो वैसे भी पीछे आपने छोड़ दिया हुआ है, और यहाँ पर अलामा मुश्ताक हकीमी साहब और जो दीगर इस वक्त कैंडिडेट हैं रोंदू में, आपने उन सबको पीछे छोड़ दिया। अगर आपका ये रविश है, अगर आपने इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करनी है, तो सादिया दानिश साहिबा आप चली हैं डायरेक्टली टारगेट करने के लिए हफीजुर रहमान साहब को, जिनको इस वक्त कहीं ना कहीं माना जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के सियासी लीडर हैं। यहाँ पर खालिद खुर्शीद साहब कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान में माना जाता है कि इस वक्त सियासी लीडर हैं। अमजद साहब को कहीं ना कहीं नाज़रीन माना जाता है कि सियासी लीडर है। अगर कोई ये बोले कि मैं यहाँ पर बैठकर आसिफ अली जरदारी साहब को कुछ नहीं मानती, यहाँ बैठकर नवाज शरीफ को कुछ नहीं मानती, और इमरान खान को मैं कुछ नहीं मानती, स्पेशली अगर मैं ये बात करूं तो सिर्फ आप लोग हंसेंगे, इसके अलावा तो मेरी इमेच्योरिटी के ऊपर और एक ये जो बचकाना सोच है, ये इसी का जो है ना वो मुजाहिरा होता है इस तरह की बातों से। तो सादिया दानिश साहिबा पहले इन चीजों के ऊपर भी काइंडली आ जाइएगा। अगर तो आप लोग नए खवातीन को ला रहे हैं और नए जो है कैंडिडेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके लिए मैदान साफ करना है, तो उनकी पहले ग्रूमिंग भी होनी चाहिए। है नाज़रीन, इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। ये जो बजट इस वक्त आया है, बजट चले हर एतबार से हम मान लेते हैं कि बजट बिल्कुल दुरुस्त है जो सूबाई हुकूमत इस वक्त लेकर आई है। बजट के हवाले से खैर मेरा प्रोग्राम नहीं मैं कर पाई ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल्स ऑफ माइंड, तो यहाँ पर जरा इसको डिस्कस करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान 2025-26 का बजट क्या रखा गया? 1,48,53,53 गिलगित बल्तिस्तान का बजट, नए माली साल का बजट 2025-26 का। अब खैर इसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगी कि इस बजट में क्या क्या आवाम को किस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि ये बजट का चैप्टर चूंकि थोड़ा पुराना हो गया है, आवाम ने पढ़ लिया है, और किस तरह से आवाम ने इसको दुत्कार दिया और नामंजूर किया वो भी जो है वो ज़बान आम है इस वक्त। नाज़रीन, इस बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 88 अरब 19 करोड़ 20 लाख मुख्तस किए गए थे, और तरक्याती मंसूबों के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस। अब गैर तरक्याती और तरक्याती मंसूबों के ऊपर भी एक बहस और एक जंग छिड़ी हुई है। अब कौन सी जमात में क्या अहम किरदार अदा करना था, इसके ऊपर बात नहीं करूंगी। बात इसके ऊपर करूंगी कि सेहत और तालीम के लिए, एजुकेशन और हेल्थ के लिए कितना बजट रखा गया। इस वक्त एक मसला इस सर चढ़ के बोल रहा है गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ क्राइसिस के हवाले से। डिस्कस इस तरह से करेंगे नाजरीन। गिलगित बल्तिस्तान दरकार रकम न मिलने पर 248 मरीजों का इलाज बंद। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ने इंडेवलपमेंट फंड के जरिए रेफर मरीजों का इलाज रोक दिया है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं और जो हार्ट के मरीज हैं, साथ ही जिनका लिवर प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अब चूंकि एंडोवमेंट फंड्स उस तरह से अदायगी नहीं हो पाई है। अब नाज़रीन, इसको सेहत कार्ड के साथ कंपेयर या किसी तरह से मशरूत ना किया जाए। सेहत कार्ड तहरीक इंसाफ के दौर में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ एक अलग प्रोजेक्ट, एक अलग आवाम को फैसिलिटेट करने का जरिया था। एक तो हमारा होता है हेल्थ का बजट, हेल्थ के हवाले से कुछ फंड्स मुख्तस किए होते हैं, और इसी में हेल्थ के हवाले से भी एंडोवमेंट फंड होता है जो कि सीएम ने डायरेक्टली देना होता है। अब ये फंड्स नहीं पूरी तरह से अदायगी इनकी मुमकिन हो पाई है, जिसकी वजह से अब गिलगित बल्तिस्तान के वो पेशेंट सफर करेंगे जिनको कैंसर है और जिनकी अद्वियात इस वक्त 3 से 4 लाख है।
अब अगर किसी की तनख्वाह भी 3 लाख, 2.5 से 3 लाख भी अगर किसी की तनख्वाह है इस वक्त, 4 लाख की नाज़रीन ये दवाई है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया कि किसी की तनख्वाह 3 लाख है। किसकी तनख्वाह 3 लाख है? आज अगर मैं एक आम आदमी की इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बात करूं, एक मजदूर की बात करूं, घर में अगर कोई कैंसर का पेशेंट होगा, उसकी इस वक्त इनकम क्या होगी? 30,000, 40,000, बहुत हो गया तो 50,000। घर का खर्च, बच्चों का देखना और दीगर जरूरियात जिंदगी को पूरे करने के हवाले से उसकी घर का एक बजट अलग होता है। अब अपनी अद्वियात के लिए उसको 3 से 4 लाख कौन देगा नाज़रीन? अब इसी तनाजुर में अगर हम बात करें कि बजट कितना रखा गया, बजट में तालीम और सेहत के शोबों को खसूसी अहमियत दी गई है। ये सरकारी मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अच्छा जी, तालीम के लिए 1 अरब 47 करोड़ रुपए और सेहत के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 62 करोड़ हेल्थ एंड डेवलपमेंट फंड के लिए तजवीज किए गए हैं। अब ये तजवीज करना और फिर इसके इस्तेमाल को जरा यकीनी बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? आया सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है या नहीं है? मिनिस्ट्री जिम्मेदार है या नहीं है? और साथ में सेक्रेटरी तो वैसे भी जिम्मेदार है, अगर वो नहीं भी मानता तो भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि ये अद्वियात अब 1 जुलाई से बंद हो जाएंगी, उनको 1 जुलाई से नहीं दी जाएगी, और आज जो है वो 1 जुलाई भी गुजर चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे पास रिपोर्ट है, जिन बीमारियों का इलाज मुअत्तल हुआ है, इनमें 4 लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज, 20 गुर्दे के पेवंदकारी के मरीज, 9 बेन मेरो ट्रांसप्लांट के मरीज और 15 कैंसर के मरीज शामिल है। मजमूई तौर पर ये 248 मरीजों का इलाज एक हॉस्पिटल में बंद करवा दिया गया है, जबकि ब्लड कैंसर के 90 मरीजों को सरकारी तौर पर मिलने वाली अदमियात की फराहमी भी रोक दी गई है। अब नाज़रीन, हुकूमत को थोड़ा सा नरमी इख्तियार करनी पड़ेगी अपने अवाम की खातिर और स्पेशली इन मरीजों के लिए। यहाँ पर इन्होंने बाकायदा हर तरह से जहां जहां ये अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे, जहां जहां ये लेटर लिख सकते थे, एप्लीकेशन लिख सकते थे, वहां वहां ये मरीज अपनी जो जिम्मेदारी है वो अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त मेरे पास भी एक लेटर है, दरख्वास्त बराए अदायगी अद्वियात कैंसर CML मरीजान, और इसमें उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि जो वहां के कैंसर मरीज हैं, काफी अरसे से जो कंपनी है नोवर्टिस, और इस एप्लीकेशन में उन्होंने ये बात वाज़ेह किया है कि हम साहिलाने गिलगित बल्तिस्तान CML कैंसर के मरीज हैं और हम अरसे दराज से नोवर्टिस कंपनी के अद्वियात ले रहे हैं। जनाबे वाला 2019 में गिलगित बल्तिस्तान और वफाक के दरमियान मुआहिदा हुआ था कि वफाक गिलगित बल्तिस्तान के मरीजों को PC1 की मंजूरी के साथ, आगे डेट मेंशन किया हुआ है 2024-25 जून, अद्वियात फराम करेगा। अब वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, अब जुलाई से ये अद्वियात की फराहमी उनको मौसूल नहीं होगी। अब ये जाने सीधा सीधा जाया करने वाली बात है नाज़रीन। अगर तो इनको इंसाफ नहीं दिलाया जाता और इनका ख्याल नहीं रखा जाता तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये समझ रहे हैं कि हुकूमत कितनी संजीदा है इस वक्त, सियासी नुमाइंदे इस वक्त कितने संजीदा हैं, और पूरा जो निजाम है वो कितना संजीदा है इस वक्त। अब हमारी सूबाई हुकूमत के दावे, बुलंद बांग दावे कि हमने हेल्थ में झंडे गाड़े हैं, हमने एजुकेशन में झंडे गाड़े हैं, हमने खैबर फतह कर दिया है, ये उनकी बात है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हफीज साहब ने किया उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया, और वो बता ही रहे थे कि हमारी जब हुकूमत थी तो हमने कुछ ये MOUs किए थे, जो मेडिसिन की जो कंपनी का वो जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनका 5 साल का ये प्रोजेक्ट था और 5 साल की मुद्दत जब खत्म हो गई तो अब आवाम को इस हवाले से सफर करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, ये हफीज साहब दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं? उसके बाद खालिद खुर्शीद साहब की हुकूमत आई, वो कह रहे हैं कि हमने आवाम को जितना फैसिलिटेट किया और स्पेशली शोबा सेहत में जो हमारी कारकर्दगी रही है आवाम से ही पूछें। और उसके बाद अब आए हैं गुलबर साहब, तो गुलबर साहब के नाज़रीन हमें कुछ कहने की तो जरूरत नहीं है, वैसे ही सब कुछ देख रहे हैं और सिर्फ देख के ही हम दंग हो रहे हैं कि कैसे ये मामला को चला रहे हैं इस वक्त। तो मेरा सवाल सिर्फ उन पेशेंट्स के साथ है, उन पेशेंट्स को ये सवाल है कि अब आप लोगों को पता है कि किस दौरे हुकूमत में किस सियासी नुमाइंदे ने आप लोगों के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया किया, और किन जो सियासी जमातों के रहनुमा कह रहे हैं या लीडरान कह रहे हैं सिर्फ वादे और ऐलानात तक के उस पर आप लोगों को महदूद रखा। इलेक्शन नजदीक है, सर पर है, और इलेक्शन के हवाले से कंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है इन लोगों की, अगरचे अभी असेंबली की मुद्दत अभी पूरी होना बाकी है। चूंकि नाज़रीन यहाँ पर मैंने इलेक्शन का जिक्र किया तो एक और रिपोर्ट भी जरा आप लोगों के सामने रखते हैं।
गिलगित बल्तिस्तान अपोजिशन और हुकूमती अरकान असम्बली ने सूबाई असम्बली को कब्ल अज वक्त तहलील करने के कोशिशों और सिफारिशात को जमहूरी असलूं की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुश्तरका मज़ाहमत का ऐलान किया है। और वो ये कह रहे हैं कि आईनी तौर पर, जमहूरी तौर पर ये सही नहीं है कि असम्बली की जो टाइम है आप उससे पहले ही उसको असम्बली को तहलील कर दें। 20 नवंबर इज द लास्ट डेट और डेडलाइन भी वही होती है और उसी दिन ये हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी, असम्बली तहलील हो जाएगी, निगरान सेटअप आएगा, वही इसी के ऊपर चले। हालांकि नाज़रीन, पाकिस्तान के चारों सूबों में 4 महीना पहले ही असम्बलियां तहलील हो जाती हैं। उसके बाद केयर टेकर का सेटअप लगा दिया जाता है और ये इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करवा दिया जाता है। अब गिलगित बल्तिस्तान में नाज़रीन, जरा 1 मिनट में आपको ना ये जो रिपोर्ट आई है और इसमें मुजाहमती हवाले से जिन लोगों ने सबसे सरफहरिस्त जिनके नाम आते हैं, जिन्होंने कहा है कि भाई हमने अपना टर्न्योर पूरा करना है, क्यों? क्योंकि हमने आवाम को डिलीवर करना है। आज तक नहीं किया। इन जो बचे हुए मेरे पास 2-3 महीने रह गए हैं, हमने आवाम को डिलीवर करना है, आवाम के हर इश्यूज को हाईलाइट करना है। आज तक नहीं किया इन्होंने। आज करेंगे जब इन लोगों के पास आखिरी 3 महीने रह गए हैं। अभी तक इन्होंने पानी का मसला हल नहीं किया, इन्हीं असेंबली मेंबरान ने। लेकिन अभी के आखिरी के 2 महीने में इन्होंने पानी का मसला हल करना है। आखिर के 2 महीने में इन्होंने हेल्थ का निजाम ठीक करना है, एजुकेशन जिसका निजाम बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं अब मिनिस्टर के ऊपर क्या ही बात करूं, जब से शहजाद आगा ने मिनिस्ट्री संभाली है, इसका मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज हो चुका है। सो जरा नाम सुन लें। अराकीन असेंबली में मोहम्मद काजिम मीसम साहब, वजीर सलीम, कलसूम फरमान, जावेद मनवा, नवाज खान नाजी, कनीज फातिमा, सुहेल अब्बास शाह, कर्नल उबैदुल्लाह, शम्स लोन, साथ ही जमील अहमद और दीगर ने खबरदार किया है कि असेंबली की मुद्दत 20 नवंबर को मुकम्मल होगी और इससे पहले किसी भी गैर जमहूरी इक़दाम को रोकने के लिए सब मुत्तहिद होकर कोशिश करेंगे कि असेंबली को तहलील ना किया जाए और अगर होता है तो मुज़ाहमती हम लाहे अमल तय करेंगे। अब एक सवाल नाज़रीन, बल्कि सवाल छोड़ें, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करते हुए एक पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। ये जो नाम मैंने लिए हैं, नवाज खान नाजी, समझ लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लीडर हैं। जावेद मनवा साहब पढ़े लिखे जो है वो सियासी नुमाइंदा है, इस वक्त हर चीज के ऊपर असेंबली फ्लोर पर बोलना भी जानते हैं, जवाब देना भी जानते हैं। काजिम मीसम साहब मिनिस्ट्री रही, मिनिस्ट्री में सिफर कारकर्दगी उनकी रही, उसके बाद अपोजिशन लीडर बने, तोहमत लगाते रहे हुकूमत के ऊपर और अपनी जो अपनी सियासत उसको चमकाते रहे। वजीर सलीम साहब, खैर अब इनका काम चुप रहना ही था, असेंबली में अपने हल्के में इनका काम चुप रहना ही था और पूरे दौरे हुकूमत में इनका काम चुप रहना ही था। वो इन्होंने बखूबी किया, जिसकी वजह से इनको अगले इलेक्शन में भी कंटेस्ट किया जाए और लाया जाए ताकि ये खामोशी से पूरा टर्न्योर गुजार सके। आगे बढ़ते हैं कलसूम फरमान साहिबा। अच्छा नाज़रीन, कलसूम फरमान साहिबा को आपने डिफरेंट विजिट्स करते हुए देखे होंगे, क्योंकि फोटोग्राफी इनकी होती है, फोटो सेशंस इनके होते हैं, खवातीन के साथ किसी इवेंट में किसी उसमें वो तस्वीरें खिंचवाती नजर आती हैं। असल इनका मरकज है असेंबली फ्लोर। असेंबली फ्लोर के ऊपर ना कभी ये खड़ी हुई, ना कभी इन्होंने अवाम के इश्यूज हाईलाइट किए, स्पेशली जहां से इनका अपना ताल्लुक है, मेहदीआबाद से इनका ताल्लुक है। वहां पर मैं खुद गई हूँ, एजुकेशन का निजाम मैंने देखा, हेल्थ का निजाम मैंने देखा, हॉस्पिटल मैंने देखा, अद्वियात का वहां पर हाल देखा, विमेन एम्पावरमेंट पे कितना काम हुआ वो खुद मैंने देखा। आई विटनेस पे बात कर रही हूँ, सारी कवरेज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त अवेलेबल है, आप लोग भी देख सकते हैं उसको। कलसूम फरमान साहिबा ने भी सिवाय मास्क पहनने के अलावा दूसरा तीसरा कोई काम नहीं किया। कोरोना चला गया है लेकिन इनकी चुप्पी, इनका मास्क और इनकी खामोशी असेंबली में बरकरार है। इसके बाद नाम आता है कनीज फातिमा साहिबा। कनीज फातिमा साहिबा के हवाले से बताती चलूं नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ने पहली बात इनको कभी भी किसी इशू के ऊपर बोलते हुए तो सुना ही नहीं होगा, सुनना तो दूर की बात, आज तक किसी ने इनको देखा ही नहीं है। इनका ताल्लुक है इस वक्त हल्का नंबर 2 से, कौमरों से इनका ताल्लुक है। अपने हल्के के आवाम के लिए आज तक बोली नहीं है, चुप्पी का रोजा अच्छे अंदाज में रखती रही हैं। जैसे मास्क पहना है कोरोना की तरह, वैसे ही इन्होंने बोलने से भी इज्तनाब किया और आवाम के हकूक को, आवाम के इश्यूज को हाईलाइट करने से भी ये थोड़ा सा दूर ही रही हैं, जो कि इनका असल काम था, असल मुद्दा था। यहाँ पर कनीज फातिमा साहिबा, जिनको आज तक अपने ही अवाम ने नहीं देखा होगा, सीट इनको मिली है इस्लामी जमात की जो रिजर्व इस्लामी तहरीक जो उनकी जो रिजर्व सीट थी वो इनको दी गई है। और ये रिजर्व सीट्स नाज़रीन अमूमन उन खवातीन को दी जाती हैं कि जमात की नुमाइंदगी हो प्लस वहां के लोगों की, यानी कि हल्के की, डिस्ट्रिक्ट के और फिर जो रीजन है उसकी नुमाइंदगी हो सके। गिलगित बल्तिस्तान में अजब निराला असूल है, सीट्स उन खवातीन को दी जाती हैं जो कि खामोशी से असेंबली की कुर्सी के ऊपर बैठ सकें,
अपनी मुराद वो 5 साल लगातार खामोशी के साथ लेती रहे। साथ ही उन्होंने किसी मुद्दे के ऊपर कुछ नहीं बोलना है, किसी इशू के ऊपर लब कुशाई करना तो दूर की बात है, उन्होंने नजर उठा के देखना तक नहीं है कि असेंबली फ्लोर पे असल में हो क्या रहा है। इनके टीएडीएस तो इनको मुकम्मल मिल रहे हैं, इनकी तनख्वाहें जो बाकी अगर असेंबली मेंबरान की दुगनी तिगनी हो गई हैं तो वो इनकी भी होंगी, कनीज फातिमा साहिबा की भी होंगी, तो वो इनको खामोशी से मिल रही है। टीएडीए कहीं का अगर विजिट गलती से कर लेती है। अब नाज़रीन, एडीपी इनकी भी वही है जो बाकी असेंबली मेंबरान की है, लेकिन आया इनसे सवाल किया जाए कुमरा जो कि 3 किलोमीटर ज्यादा इसकी लंबाई है, ज्यादा इनका एरिया है भी नहीं है, 3 किलोमीटर में इन्होंने इन 5 साल में किया क्या है। ये थी एक टीचर, और हमारे यहाँ होता ही है ये रिजर्व सीट्स उनको दे दी जाती हैं क्योंकि सियासी जमातों के साथ मजहबी जमातों का भी इन्फ्लुएंस है। मजहबी जमातें ये सीट्स उनको दान कर देते हैं जिनके पास ऑलरेडी जिनकी बैकबोन फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। थी ये टीचर, अब वहां से उठा के इनको असेंबली में भेज दिया। असेंबली में इनका एक ही काम था कि जुबान पे ताला लगा के जिप लगा के इन्होंने खामोशी के साथ बैठना है। अपने कुमरा में इन्होंने तरक्याती काम में विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, हेल्थ या एजुकेशन के ऊपर अगर क्या किया है ये जवाब दे दें, नाज़रीन बड़ी बात होगी। लेकिन जवाब देना तो दूर की बात, मैंने कहा ना कि ये तो सुनती भी कुछ नहीं है। असेंबली में बैठ के सिर्फ 5 साल मुराद, 5 साल तनख्वाहें, 5 साल इंजॉयमेंट और 5 साल सीट को इंजॉय करना इनका अव्वलीन फरीजा रहा है, जो कि हमने बड़े अच्छे से देखा है। कनीज फातिमा साहिबा का ये इंट्रोडक्शन था जो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। सैयद सुहेल शाह साहब हैं, कर्नल उबैद साहब हैं जो कि हुंजा में नहीं पाए जाते, गिलगित में भी नहीं होते हैं, इस्लामाबाद में डेरा होता है इन लोगों का। आगे शम्स लोन साहब है, शम्स लोन साहब कभी एक जमात से दूसरी जमात में जंप मारना इनका जो है वो शेवा रहा है, इस वक्त तो चैंपियन तस्वुर किए जाते हैं। तो नाज़रीन इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि हमने वक्त से पहले अपनी मुराद, अपनी तनख्वाहें और अपने प्रोटोकॉल सिस्टम हमने नहीं छोड़ने हैं। कोई काम अगर हमने करना है जो कि हमने ये 3-4 साल में तो हमसे पॉसिबल नहीं हुआ है, आखिरी के 2 महीने में हम लोगों ने झंडे गाड़ने हैं। और ये अभी इस वक्त ये जो इन्होंने लिखा है या जो इन्होंने बोला है, इसका एजेंडा नजर आ रहा है यहाँ पर। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में चंद अहम टॉप स्टोरीज के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।